नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू। तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज बीजेपी की बैठक है, जहां बीडी शर्मा बैठक लेंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई है, जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक में हो सकते हैं शामिल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज प्रमुख बैठक बुलाई गई है। दरअसल तीसरे चरण के चुनाव से पहले आज बीजेपी ने बैठक बुलाई है, जिसमें बीडी शर्मा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने वाले हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंथन होगा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो वोटिंग प्रतिशत है एमपी का, वो बहुत कम है, और इसके चलते आज ये प्रमुख बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। बीडी शर्मा ने बैठक बुलाई है और इसमें प्रत्येक बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको तक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय पर मंथन करना कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत कम क्यों है। आज बीजेपी ने बैठक बुलाई है। बिल्कुल, बीजेपी ने बैठक बुलाई। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम जो चुनाव अभियान समिति से जुड़े सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला अब बीजेपी में शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में लगभग पिछले साल की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 10% के आसपास जो मतदान प्रतिशत कम हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने इस बार जो है वो 10% वोट शेयर बढ़ाने का नारा दिया था और लक्ष्य भी दिया था। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछली बार की अपेक्षा अगर इस बार मतदान प्रतिशत कम रहेगा तो वो लक्ष्य उनको कैसे पूरा कर पाएंगे। देखिए, मैं बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश में 58% जो है वो वोट मिले थे और इस बार उसको 10% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। यही कारण है कि अब तीसरे चरण में कैसे इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, इसको लेकर अब चिंतन और मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। 7 तारीख को मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना है। कई हाई प्रोफाइल सीटें भी इसमें शामिल है और उसके पहले चुनाव अभियान समिति के सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस बैठक में लिए सकते हैं, जिसके बाद उन आदेशों को, उस निर्देशों को जमीन पर कैसे उतारना है। क्योंकि देखिए, बेहद कम समय बचा है, केवल 5 दिन का समय बचा है। 5 दिन बाद मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, तो उन सीटों पर जहां पर चुनाव होने हैं उन पर किस तरीके से पन्ना प्रभारी हैं, जो बूथ प्रभारी हैं, या जो वहां पर जो भी पदाधिकारी रहते हैं, चाहे वह मंडल अध्यक्ष हो या फिर जिला अध्यक्ष हो, सांसद हो, विधायक हो, अपने अपने इलाके में कैसे मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश आज जारी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि वक्त बहुत कम रहेगा शैलेंद्र, और बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। अब चूंकि जनता क्यों बढ़ नहीं रही है वोट करने के लिए, क्यों आगे नहीं आ रही, क्यों वोटिंग प्रतिशत कम है, ये गंभीर विषय तो है ही, क्योंकि आगे अभी और भी चरण बाकी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग कम जरूर हुई है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज लगातार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या वो प्लान हो सकता है संभावित? क्या बूथ स्तर तक ये काम किया जाएगा? क्योंकि बहुत कम वक्त है और ऐसे में पब्लिक को ये जागरूक करना कि वोट जरूर डालें, ये काफी मुश्किल होगा बीजेपी के लिए भी। और बिल्कुल सही बात है कि 2 चरणों में मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत कम रहा है। उसके पीछे चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया वो दिया कि मध्य प्रदेश में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके अलावा खेती किसानी के काम चल रहे हैं और शादियों का समारोह का सीजन चल रहा है। ये 3 प्रमुख कारण थे जिसके चलते लोग मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो घरों में रहे लेकिन मतदान करने नहीं पहुंचे, खासकर गर्मी की वजह से अगर लोग नहीं पहुंचे, तो ऐसे लोगों को मतदान तक ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सौंपी जा सकती है। देखिए, हर विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि हर पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारी को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने इलाके से जितने भी लोग वहां मतदाता हैं उन पर आप टेलीफोन से लगातार संपर्क कीजिए, प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता तैनात कीजिए, पता कीजिए कि कौन कौन लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं पहुंचे। ऐसे परिवारों से व्यक्तिगत जाकर संपर्क कीजिए, टेलीफोनिक संपर्क कीजिए, ताकि वो लोगों को आप प्रेरित कीजिए कि आप मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। तो उम्मीद यही है कि आज की बैठक के बाद जो है वो पन्ना प्रमुख हो या बूथ प्रमुख हो या मंडल अध्यक्ष हो या फिर दूसरे अन्य पदाधिकारी जो उस इलाके में रहते हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच वो जाएं और मताधिकार प्रयोग करने के लिए वो उनको प्रेरित करें। तो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है खासकर पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारियों को आज सौंपी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज देखना होगा कि बीजेपी क्या कुछ प्लान बनाकर आती है और क्या जिम्मेदारियां बूथ प्रभारियों को भी मिलती हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली, जहां राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी, राहुल गांधी ने पुनर्विचार किया है
और पुनर्विचार के चलते रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सोनिया गांधी के दखल के बाद ये पुनर्विचार किया जाना है। यूपी में परिवार की परंपरागत सीट से उतर सकते हैं। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना कम है। हालांकि प्रियंका गांधी का यह कहना था कि अगर वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी तो उनका फोकस एक ही सीट पर रह जाएगा। वो पूरे देश में चुनाव प्रसार करने की कोशिश कर रही हैं और यही कारण है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। लेकिन अब राहुल गांधी जो कि पहले उन्होंने मना किया, लेकिन अब एक बार फिर से पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। सोनिया गांधी के कहने के बाद ये क्लियर हुआ है कि शायद पुनर्विचार के दौरान वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। संवाददाता अशरफ जुड़ गए। अशरफ, राहुल गांधी पुनर्विचार करेंगे कि रायबरेली से चुनाव लड़ें या ना लड़ें? सोनिया गांधी लगातार अपने दोनों ही, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों से कह रही थी कि कोई भी एक रायबरेली से जरूर चुनाव लड़े। अशरफ, बिल्कुल, देखिए, सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश से अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, गांधी परिवार के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ही प्रियंका और राहुल गांधी से पुनर्विचार करने की अपील की थी। और अब उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी रायबरेली या अमेठी में से कहीं से चौड़ा कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि ये सूत्र का पहले ही गांधी परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं और ऐसे में अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों संसद में जाते हैं तो और ज्यादा परिवारवाद के आरोप संगठन में वो संगठन में रहकर पार्टी को मजबूत करेंगी और प्रचार करेंगी। यानी कि परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए चुनाव नहीं लड़ने की बात भी कही जा रही थी। शुक्रिया आपका अशरफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे सागर की, जहां सागर में नड्डा चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। सिरोंज विधानसभा में जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 5 बजे लता वानखेड़े के लिए करेंगे जनसभा। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 7 मई को तीसरे चरण में सागर में चुनाव होना है और तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। सागर में चुनावी हुंकार भरेंगे। सिरोंज विधानसभा में जेपी नड्डा प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 5 बजे लता वानखेड़े के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है और इस वोटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से बीजेपी पार्टी कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सागर में लता वानखेड़े के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है, रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। पोस्टर में आगे लिखा है, हारने की नई जगह खोज लेता है टोटी चोर। तो देखिए, ये बीजेपी छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्टर वार की तस्वीर सामने आई है, जहां निशाना साधा गया है। पोस्टर में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर निशाना साधा गया। वहीं भिंड में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और पूर्व सीएम शिवराज की जनसभा बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र में चुनावी सभा संबोधित करेंगे दोनों। वहीं अमायन के आजी माता मंदिर के पास शिवराज की जनसभा होनी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा होगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। और आप आज भिंड में देखेंगे, जहां पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, साथ ही डिप्टी सीएम भी नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी दोनों की। अमायन के आजी माता मंदिर के पास शिवराज की जनसभा होने वाली है। पन्ना के रिहायशी इलाके में बाघिन की दस्तक। बराच और डोभा गांव में बाघिन नजर आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाघिन को पकड़ लिया। हाथियों की मदद से बाघिन को जंगल में छोड़ा गया है। जल्दी अपनी मां से अलग होने से नहीं सीख पाई थी शिकार के गुण। और ये जो बाघिन है, ये आप
ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आई है और लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ था। पन्ना के रिहायशी इलाके में बाघिन की दस्तक, जहां बराज और डोभा गांव में बाघिन नजर आई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाघिन को पकड़ लिया और हाथियों की मदद से बाघिन को जंगल में छोड़ दिया गया। जल्दी अपनी मां से अलग होने से बाघिन शिकार के गुण नहीं सीख पाई थी और हालांकि अब इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। भिंड के लहार में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। गाड़ी चालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में गाड़ी चालक समेत 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। खबर भिंड से है, जहां पर लहार में बदमाशों का तांडव जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। गाड़ी चालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में गाड़ी चालक समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। और अब मामला इंदौर का है, जहां पर पति से परेशान पत्नी ने खुदकुशी कर ली। जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। पति की पिटाई से परेशान होकर आत्महत्या की युवती ने। मौत से पहले पत्नी का एक बयान भी सामने आया कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा, और इस बयान के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल रोज की मार पिटाई से पत्नी इतनी परेशान हो गई थी कि उसने मौत को गले लगा लिया। जहर पीकर युवती ने अपनी जान दे दी। तो पति की पिटाई से लगातार परेशान होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले पत्नी का एक बयान भी आया, जिसमें उसने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा, और इसी बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। पत्नी ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। रोज की पिटाई से वो इतनी आहत हो गई थी कि उसने अपनी जान दे दी। और देखिए, जब वो बिस्तर पर थी उस दौरान उसका ये बयान आया है, और इस बयान के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी के 20 करोड़ घोटाले के आरोपी तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो 20,000 की जमानत पर रिहा करना होगा। साथ ही विदेश जाने पर रोक लगा दी गई। बता दें कि इस मामले में तत्कालीन कुलपति भी 11 अप्रैल को रायपुर से गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और अब खबर महासमुंद से, जहां बीजेपी जनपद अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया। यतेंद्र साहू के साथ मारपीट की गई है। बीजेपी नेता की कार में तोड़फोड़ हुई। अवैध रेत परिवहन कर रही हाईवा को रोककर पूछताछ की गई और इस दौरान मारपीट भी की गई। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। और देर रात की कुछ तस्वीरें भी आपके सामने, जहां महासमुंद में बीजेपी जनपद अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई। यतेंद्र साहू के साथ मारपीट का मामला है। बीजेपी नेता की कार में भी तोड़फोड़ की गई है। अवैध रेत परिवहन कर रहे हाईवा को रोककर पूछताछ करने पर यह मारपीट हुई है। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात अंबिकापुर से बड़ी खबर की, जहां 2 मंदिरों में चोरी की घटना हुई है। हनुमान मंदिर से मुकुट और कड़ा चोरी हो गया। सीसीटीवी कैमरे में चोर भी कैद हुआ है। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लखनपुर थाना क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है। अंबिकापुर से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 2 मंदिरों में एक साथ चोरी की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। हनुमान मंदिर से मुकुट और कड़ा चोरी हो गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। लखनपुर थाना क्षेत्र में चोरी हुई है और ये देखिए, जब इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां मुकुट और कड़ा चोरी करके चोर ले गए और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच की गई है। हालांकि इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है।
रायपुर में पाती अभियान की शुरुआत हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के घर पाती पहुंचाई है। अभियान का मकसद लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। परिवारजनों को पीला चावल का टीका लगाकर मतदान के लिए न्योता दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अभियान में शामिल हुए। 5 मई तक यह अभियान चलेगा। तो रायपुर में पाती अभियान की शुरुआत, वोट जरूर डालें, और इसके चलते लोगों ने कलेक्टर को यह पाती भेंट की है और लोगों को जागरूक करने का काम किया। अमित शाह ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी जीत सकती है। उत्तर प्रदेश में आपने अभी कहा कि आप सीटें बढ़ाएंगे पिछली बार से। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ाए मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 हो सकती है। अरे तो बहुत ही बड़ा बयान है आपका। रिकॉर्ड 2014 का ब्रेक होगा जी, 71 और 73 हो सकता है। हम सब कुछ अच्छा रहा तो 80 की 80 भी जीत सकते। इसका मतलब आप अखिलेश को कन्नौज में हराएंगे, अखिलेश जी को, डिम्पल को मैनपुरी में हराएंगे, उनकी पूरी फैमिली फिरोजाबाद, आजमगढ़। मैंने संभावना कहा है कि हम 80 की 80 कर सकते हैं। हमारी सीटों की बढ़ोतरी होना निश्चित है। 400 पार कैसे होगा साकार? यूपी में जीत को लेकर अमित शाह का क्या है बड़ा दावा? जातीय जनगणना पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह? कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल प्रियंका के यूपी से लड़ने और ना लड़ने के कंफ्यूजन पर क्या है बोले अमित शाह? न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। चार 400 पार का आपका नारा है, तो क्या गाड़ी पटरी पे है? आप परिणाम के दिन देख लेना, 12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी। या तो राहुल गांधी ने स्पष्ट करना चाहिए, जीतते हैं तो नए कपड़े पहनकर शपथ ले लेते हैं, हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है, उसको जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक पद्धति और हमारा चुनाव दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है।